अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किस प्रकार से सीआरपीसी के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा करवाई जाती है, अर्थात उस व्यक्ति की न्यायालय के अंतर्गत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और भी जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो उसको समन जारी किया जाएगा, उसके बाद में फिर उसको वारंट जारी किया जाएगा। उसके बाद भी अगर वह व्यक्ति नहीं आता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी और कुर्की से पूर्व उसकी उद्घोषणा की जाएगी, यानी 82 सेक्शन जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 82 का जो टाइटल है वो फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो इसमें है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध जिसने वारंट जारी किया है वह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है या ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा, लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति जो स्पेसिफाइड प्लेस है, विनिर्दिष्ट स्थान है उसमें और विनिर्दिष्ट समय यानी स्पेसिफाइड टाइम है उसमें उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के अंतर्गत वह उस व्यक्ति अपनी हाजिरी सुनिश्चित कर ले, अर्थात वह न्यायालय के अंतर्गत उपस्थित हो जाए। अब वह जो उद्घोषणा है वह उस गांव के, जिस गांव के अंतर्गत वैसा व्यक्ति निवास करता है, सहस्रदृश स्थान पर जो कि यह सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी और ऐसे स्थान पर जो है वह सार्वजनिक रूप से उसको लगाया भी जाएगी। इसके साथ उस घोषणा की एक प्रति न्यायालय के सदन पर भी लगाए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आवश्यक हो तो समाचार पत्र में भी यह प्रकाशित किया जा सकता है, जो दैनिक समाचार पत्र हो कि संबंधित अपराधी को न्यायालय के द्वारा इसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन वह किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसको यह निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत उपस्थित होना है, इस आशय की एक घोषणा जो वह की जाएगी। घोषणा जो न्यायालय के द्वारा लिखित रूप में की गई है वह उस दिन से सम्यक रूप से प्रकाशित की हुई मानी जाएगी जिस दिन से वह ऐसी घोषणा पब्लिश कर दी गई है या लगा दी गई है, और वह इस प्रकार का निश्चयात्मक साक्ष्य अर्थात कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का पालन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रक्रियात्मक उपबंध है, तो इस सेक्शन 82 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। अब फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संदर्भ में जो प्रावधान है वो सेक्शन 83 के अंतर्गत किए गए हैं कि सेक्शन 82 के अंतर्गत जहां उद्घोषणा करने वाला न्यायालय उद्घोषणा करने के पश्चात वह किसी उद्घोषित व्यक्ति की जो जंगम है या जो स्थावर संपत्ति है या दोनों प्रकार की कोई संपत्तियां हैं उनकी कुर्की का आदेश वह दे सकता है। लेकिन यदि उद्घोषणा के साथ ही कुर्की का आदेश दिया जा सकता है यदि न्यायालय का यह शपथ पत्र के द्वारा विश्वास हो जाए कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को या उसके किसी भाग को डिस्पोजिशन करने वाला है, उसका बैन करने वाला है या न्यायालय के स्थानीय अधिकारियों से ऐसी संपत्ति को हटाने वाला है, तो वह न्यायालय ऐसी स्थिति में उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश भी दे दिया सकता है। यदि संपत्ति इसको वह कुर्क करने का आदेश दिया गया है उस जिले के अंतर्गत वह जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा उस आदेश को, और कुर्की अभिग्रहण के द्वारा की जा सकती है, रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा की जा सकती है, उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त उसके नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति है उसको किसी परिधान का किसी भी प्रकार का कोई डिलीवरी है उसको निषेध करने वाले आदेश के द्वारा भी की जा सकती है, और अन्य रीतियों में भी की जा सकती है जैसा न्यायालय उचित समझे। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रावधान है, जहाँ तक रिसीवर की बात होती है तो रिसीवर एक सरकारी संपत्ति पर नियुक्त किया जाता है और सेक्शन इसमें ऑर्डर 40 के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान है, और यह सेक्शन 75 से 78 से CPC है
उसमें रिसीवर के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें हम सेक्शन 75-77 ऑर्डर 40 के अंतर्गत हम उसमें रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे। अब कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों के संदर्भ में प्रावधान है सेक्शन 84 के अंतर्गत कि यदि किसी प्रकार की कोई संपत्ति जो कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर यदि कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है किस प्रकार से कोई आपत्ति करता है, तो उसके दावे की जांच की जाएगी, उसकी आपत्तियों की जांच की जाएगी और उसको पार्टली उसको मंजूरी भी दी जा सकती है उसके दावे को, या पार्टली उसको डिनाइन भी किया जा सकता है। तो यह न्यायालय के द्वारा उसको देखा जाएगा। उसके बाद में ऐसी संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है वह CJM कोड के अंतर्गत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोड के अंतर्गत की जा सकती है। लेकिन ऐसे दावे की या आपत्ति की जांच है वो उस न्यायालय के द्वारा की जाएगी जिसके अंतर्गत वह किया गया है। और कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को आदेश के द्वारा किसी प्रकार से नामंजूर कर दिया गया है उसको, तो वह व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा विवादग्रस्त संपत्ति के संदर्भ में वह करता है कर सकता है। 1 वर्ष की अवधि का उसको दावे किए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अब है सेक्शन 85 में कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, उसको विक्रय करना या उसको वापस करने के संदर्भ में प्रावधान। तो यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में एक जो निर्धारित समय है उस समय अवधि के अंतर्गत हाजिर हो जाता है तो न्यायालय उस संपत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश दे देता है। और यदि वह हाजिर नहीं होता है तो ऐसी कुर्क की संपत्ति राज्य सरकार के बेअधीन होगी, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट उसकी डिस्पोजिशन करेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास की अवधि का अवसान होने के पश्चात में ही किया जाएगा। लेकिन यदि कोई शीघ्र डिस्पोजल होने वाली संपत्ति है, कोई ऐसी संपत्ति है जिसका तुरंत प्रभाव से जो खराब हो सकती है, तो उसका बेन न्यायालय जब भी ठीक समझे वह उसका कर सकता है। 2 वर्ष के कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से आ जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है और ऐसी संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा करता है और अपनी अनुपस्थिति का उचित रूप से वह कारण स्पष्ट कर देता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो न्यायालय की प्रोसीजर में जो टाइम लगा है उस टाइम को उसके समानांतर जो खर्चे हुए हैं उन खर्चों को उसको एबिलेट करके टोटल वैल्यू निकाल करके जितना कॉस्ट न्यायालय जमा करना चाहती है वो करेगी, शेष संपत्ति उसको वापस कर दी जाएगी। ऐसा इसके अंतर्गत सेक्शन 85 के अंतर्गत प्रावधान इसमें किया गया है। 2 साल की अवधि के अंतर्गत वह हाजिर होता है। तो अब सेक्शन आता है 86। सेक्शन 86 के अंतर्गत है कि कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील का पहला प्रोविज़न हमारे 86 में आया है। CRPC स्टार्ट होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इसके अंतर्गत है कि सेक्शन 85 सब क्लॉज 3 के अधीन कोई व्यक्ति संपत्ति को या उसके विक्रय के आगमों का परिधान करने के इनकार से व्यतीत है, यानी कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया कि उसकी हम आपको किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं देंगे, तो वह उस न्यायालय के अंतर्गत अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से अपील जो की होती है। तो जनरली जैसे किसी सेशन कोर्ट ने अगर इस प्रकार से कोई आदेश दिया है तो सेशन कोर्ट की अपील उच्च न्यायालय के अंतर्गत होगी। यहाँ CJM कोर्ट ने कोई अपील में ऐसा आदेश दिया है तो उसकी कोर्ट अपील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ADG कोर्ट के अंतर्गत होगी। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अगर किसी प्रकार का कोई आदेश दिया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट के अंतर्गत होगी, क्योंकि हाई कोर्ट और जो एडिशनल ADG कोर्ट है DG कोर्ट है उनकी जो शक्तियाँ हैं वो पैरेलल हैं, समानांतर शक्तियाँ हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत दोनों न्यायालय के आदेशों से अपील वह उच्च न्यायालय के अंतर्गत होती है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न आता है कि यदि वह जो इसमें सहायक सेशन न्यायाधीश है वो 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दे सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसकी अपील जिला न्यायालय के उच्च न्यायालय के अंतर्गत उसकी अपील किए जाने का प्रावधान है। तो ये सेक्शन 86 में अपील का प्रावधान है। आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको आदेशिकाओं के संदर्भ में अन्य नियम जो कि जहाँ किसी प्रकार के समन को वारंट में कन्वर्ट किया जाता है या वारंट को समन में कन्वर्ट किया जाता है आदि के बारे में आपको आगे कक्षा में पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।